हेलो स्टूडेंट्स। टीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए संचालित करंट अफेयर की इस क्लास में हमने अपने रोजगार निर्माण आधारित करंट अफेयर के लास्ट लेक्चर में 15 दिसंबर से 22 दिसंबर का जो समाचार पत्र था उसे डिटेल एनालिसिस किया था। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसकी मैंने आपको बता दी थी लास्ट लेक्चर में। आज 23 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक का जो रोजगार निर्माण समाचार पत्र है हम उसे डिस्कस करेंगे। उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या प्रश्न उस पर बन सकते हैं इसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो आपको मालूम है, पार्वती काली सिंध चंबल, जिसे हम पीकेसी के नाम से भी जान सकते हैं। तो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, इसका जो शुभारंभ किया गया ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया और ये जो हुआ था ये जयपुर में हुआ और 17 दिसंबर को हुआ। आपसे डेट पूछी जा सकती है कि जो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना उसका शुभारंभ कहाँ से हो रहा है। तो सांकेतिक शुभारंभ है और सांकेतिक शुभारंभ जयपुर से हो रहा है। 17 दिसंबर को इसका सांकेतिक शुभारंभ हुआ है और यहीं पर ये देखिए जो आप देख रहे हैं इसमें, और काली सिंध का जो पानी है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लाया गया था, इसको पीकेसी का जो कलश है यानी कि पार्वती काली सिंध चंबल का जो कलश है उसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिलाया जा रहा है और यहाँ राजस्थान के सीएम साहब भी खड़े हुए हैं। तो ये 17 दिसंबर को शुभारंभ हुआ है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो पार्वती काली सिंध चंबल का डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखे पुराने लेक्चर्स जो हमारे करंट अफेयर्स के, जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पर जाकर के पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है। 72,000 करोड़ रुपए। ये आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि 72,000 करोड़ रुपए इसकी टोटल अनुमानित लागत है और इसमें से मध्य प्रदेश 35,000 रुपये 35,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और बचे हुए राजस्थान में कितने खर्च होंगे, 37,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मध्य प्रदेश का आपको याद रखना है 35,000 करोड़ रुपए पीकेसी यानी पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट पर, लिंक प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे और इसका 90% सेंटर और 10% राज्य वहन करेगा। यानी 35,000 करोड़ रुपए का 90% केंद्र से खर्च होकर के आएगा यानी वहां से अनुदान मिलेगा। 10% क्या करना है, राज्य को पैसा उसमें लगाना है। परियोजना की कुल जल भराव क्षमता 1908.83 घन मीटर है। 1908.83 घन मीटर, 1908 ही याद रख लेंगे वही बहुत है। इसमें 172 मिलियन घन मीटर जल पेयजल और उद्योग के लिए कैसा रहेगा, आरक्षित रहेगा। और इस परियोजना में टोटल 21 बांध बैराज ये सब मिला करके निर्मित किए जाएंगे। ये इस परियोजना के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यदि बात करते हैं तो ग्वालियर में तानसेन समारोह, तानसेन समारोह पर मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति रही है वहां पर और वहां पर एक गिनीज बुक रिकॉर्ड भी बना हुआ है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। तानसेन संगीत समारोह 2024 के शुभारंभ और बृहद संवेद वाद्य यंत्र प्रस्तुति में हिंदुस्तानी क्लासिकल बैंड द्वारा गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया गया। यानी हिंदुस्तानी क्लासिकल बैंड क्या रिकॉर्ड है, 546 कलाकारों और 9 वाद्य यंत्रों की मनमोहक प्रस्तुति से हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था तानसेन समारोह के दौरान। तो ध्यान रखिएगा, तानसेन समारोह उत्सव के समय बधाई दी है प्रधानमंत्री जी ने। टोटल कलाकार कितने थे, 546, और वो टोटल 9 वाद्य यंत्र को बजा रहे थे।
ये चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे देखें नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये जो पिछला सप्ताह होता है, पिछले सप्ताह के साथ जुड़ी हुई रहती है। सबसे पहली बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे सिलेबस में भी है, प्रीलिम्स के सिलेबस में भी है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? आरबीआई ने किसानों के लिए कोलेट्रल फ्री ऋण, ये लिखा हुआ है कोलेट्रल फ्री ऋण की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। किसानों को अब तक 1.60 लाख रुपए कोलेट्रल फ्री ऋण मिलता था। यानी जो कोलेट्रल फ्री ऋण होता है, देखिए कोलेट्रल फ्री ऋण से मतलब ये हो जाता है कि बैंक से ऋण लेने के लिए नॉर्मली कुछ ना कुछ जमानत रखनी पड़ती है। कोलेट्रल फ्री जो ऋण होता है ये बिना किसी जमानत के किसानों को मिल जाता है। तो पहले वो सीमा क्या थी? 1.60 लाख थी। अब कितनी बढ़ा दी है उन्होंने? 40,000 रुपये और बढ़ा दी है। तो कितनी हो गई है टोटल? 2 लाख रुपए। यानी किसानों को 2 लाख रुपए का ऋण बिना किसी जमानत के बैंक से मिल जाएगा। और ये कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2025 से ये व्यवस्था लागू होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ सकते हैं कोलेट्रल फ्री ऋण की सीमा कितनी है। ठीक है चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हम देखें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी आर राधाकृष्णन कमेटी, कमेटी का नाम क्या है? आर राधाकृष्णन कमेटी ने एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो आईआईटी का, नीट का, नेट का, ठीक है, ये सारे एग्जाम ये कंसल्ट कराती है, कंडक्ट कराती थी एनटीए। तो एनटीए का पुनर्गठन की सिफारिश की है। तो हो सकता है आपसे ये पूछने में आ जाए कि राधाकृष्णन समिति, आर राधाकृष्णन कमेटी किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पुनर्गठन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी रूस की। रूस ने तैयार की है कैंसर की वैक्सीन। तो रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन तैयार कर ली है। और ये वैक्सीन क्या है? ट्यूमर के विकास को, यानी कि जो कैंसर यानी वो जो ट्यूमर होता है उसके विकास को रोक देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकते हैं, देखिए एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रश्न नहीं आता है, सीधे सीधे प्रश्न आता है। बहुत ज़्यादा डीप में जो प्रश्न आते हैं वो यूपीएससी में पूछने में आते हैं। तो यहाँ आपको ज़्यादातर संभावना इस बात की है कि आपसे ये पूछने में आ जाए कि कैंसर रोधी वैक्सीन किस देश ने वैक्सीन तैयार कर ली है। तो आपको ध्यान रखना है ये रूस ने तैयार कर ली है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो चाइना से है। चीन ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा 9 घंटे की स्पेस वॉक पूरी करने के बाद दुनिया के सबसे लंबे स्पेस वॉक का अमेरिका द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। ये 9 घंटे का बना लिया है इन्होंने स्पेस वॉक। स्पेस वॉक से मतलब होता है अंतरिक्ष यान से बाहर निकल करके स्पेस में घूमना या टहलना। ठीक है, वो स्पेस वॉक की कैटेगरी में आता है। तो चाइना ने 9 घंटे का रिकॉर्ड बना दिया है। इसके पहले यूएस का रिकॉर्ड था और वो कितना था? 8 घंटे 56 मिनट का रिकॉर्ड था। तो चाइना ने 4 मिनट उसमें आगे और जोड़ करके कितना 9 घंटे का रिकॉर्ड उसमें बना दिया है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो न्यूज यहां से है। हाँ, 20 दिसंबर की यदि हम चर्चा करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने प्रथम गगनयान मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दिया गया है। कौन सा व्हीकल है? मार्क 3 ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दिया है। मानव यात्रियों के लिए निर्मित किए गए इस
ये ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल में फिलहाल कोई भी इंसान नहीं जाएगा और इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष यान का गगनयान मिशन के लिए जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम क्या है? मार्क 3 है। ये टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट के दौरान इसमें अभी कोई भी यात्री नहीं जाएगा। आपको मार्क 3 याद रखना है कि मार्क 3 क्या है। तो क्या है ये? प्रथम गगनयान मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल है मार्क 3। कौन भेज रहा है? इसरो भेज रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करी जाए तो अमेरिका के वर्जीनिया, वर्जीनिया एक स्टेट है, वहां पर अमेरिका के वर्जीनिया में दुनिया का पहला ग्रिड स्केल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा। देखिए ग्रिड स्केल न्यूक्लियर पावर प्लांट ये पहला है, ग्रिड बेस्ड है। कॉमनवेल्थ फ्यूजन सिस्टम नाम का स्टार्टअप इस प्लांट का निर्माण 2030 तक पूरा करने की योजना बना रहा है। तो ग्रिड स्केल न्यूक्लियर पावर प्लांट ये विश्व का पहला है। कहाँ बनाया जा रहा है? अमेरिका के वर्जीनिया में। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों के कारण उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर मणिपुर में संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था फिर से लागू कर दी है। तो कौन सी व्यवस्था है? संरक्षित क्षेत्र परमिट, यानी उस क्षेत्र में आने के लिए परमिट की आवश्यकता पड़ जाएगी। और ये कहाँ फिर से लागू कर दी गई है? मणिपुर में लागू कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर घुसपैठ की जो समस्या है वो घुसपैठ की समस्या बहुत ज़्यादा है, बढ़ती भी जा रही है लगातार, इसलिए इस स्कीम को फिर से लागू कर दिया है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए मध्य प्रदेश सरकार का जन कल्याण पर्व और जन कल्याण अभियान। देखिए दो कार्यक्रम चल रहे हैं, एक तो है जन कल्याण पर्व और दूसरा क्या है? जन कल्याण अभियान। दोनों में बहुत सामान्य सा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन अंतर है। आपसे पूछ सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। देखिए जन कल्याण अभियान जो चल रहा है, जन कल्याण अभियान का ये उद्देश्य है कि सरकार द्वारा संचालित जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाए, पूरी तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए उन सभी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। ठीक, और जन कल्याण जो पर्व है, तो जन कल्याण पर्व में ये तो सम्मिलित है ही सही। क्या सम्मिलित है? कि सरकारी योजनाओं का लाभ उनको कैसे मिलेगा, उनको सरकारी योजनाओं के बारे में बताना है। साथ ही साथ जन कल्याण पर्व में ये भी सम्मिलित है कि पिछले एक वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार ने जो भी कार्य कर चुके हैं समाज कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, उसकी जानकारी भी देना सम्मिलित है इसमें। तो देखिए वही इसमें बताया गया है। जन कल्याण अभियान का उद्देश्य जन सामान्य को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए समाज को प्रेरित करना है। ये जन कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य हो गया। जन कल्याण पर्व में क्या है? जन कल्याण पर्व के अंतर्गत हितग्राहियों को योजनाओं के जोड़ने के साथ साथ डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में इस एक वर्ष में राज्य सरकार के जनहितैषी कार्यों एवं योजनाओं की उपलब्धि से जन सामान्य को अवगत कराने का काम भी होता है। इसमें कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। जन कल्याण पर्व अभी मध्य प्रदेश में चलाया भी जा रहा है और इसमें कई सारी योजनाओं की घोषणा भी की जा रही है। जैसे लिखा हुआ है, इस अवधि में विकास की नई योजनाओं से संबंधित कार्यों के लिए भूमि पूजन भी सम्मिलित है, जिसमें अलीराजपुर की कोंडवा माइक्रो सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन भी हुआ है। तो सोंडवा माइक्रो सिंचाई योजना, इसका भूमि पूजन कहाँ पर हुआ है? इसका भूमि पूजन अलीराजपुर में हुआ है। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि सोंडवा माइक्रो सिंचाई परियोजना ये कहाँ पर ये प्रारंभ की जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है ये
अलीराजपुर में प्रारंभ की जाएगी। तो इस प्रकार से आपको जन कल्याण अभियान और जल कल्याण पर्व इसमें अंतर देख लेना है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव, जो काफी बहुत बड़ा मुद्दा है। इस समय संसद में भी बहुत गहमा गहमी हुई थी इस मुद्दे को लेकर के। तो एक राष्ट्र एक चुनाव बिल ये संसद में जो आया था उसी के बारे में है। केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान का 129वां संशोधन विधेयक, तो ध्यान रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है एक राष्ट्र एक चुनाव ये कौन से नंबर का संशोधन विधेयक है। अभी विधेयक ही रहेगा, ठीक है। तो कौन से नंबर का है? 129वां ये संविधान संशोधन विधेयक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव एक साथ कराने के लिए विधेयक को मंजूरी दी थी, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली ये जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं, इनका भी एक साथ चुनाव कराने वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दे दी गई है। संशोधन के प्रावधानों से संकेत मिलता है कि एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया 2034 तक नहीं होगी, यानी 2034 तक इंतजार करना पड़ेगा। अब कुछ अनुच्छेद की चर्चा करें जो इस एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के साथ जुड़े हुए हैं, वो महत्वपूर्ण है। इस विधेयक में अनुच्छेद 82A जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव को जोड़ने, यानी कि ये नया अनुच्छेद है। कौन सा नंबर का? 82A। 82A को नए अनुच्छेद के रूप में जोड़ा जाएगा। 82A में क्या रहेगा? लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव करवाना, यह नया जोड़ा जाएगा। इसके अलावा कुछ अनुच्छेद है जिसमें संशोधन किया जाएगा, जैसे अनुच्छेद 83 क्या है? संसद के सदनों की अवधि। इसके अलावा अनुच्छेद 172 और 327 इसमें क्या है? विधानसभाओं के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति, इनमें क्या किया जाएगा? संशोधन किया जाएगा। तो 83 में संशोधन किया जाएगा, 83, 172 और 327 इसमें संशोधन किया जाएगा और 82A नया जोड़ा जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव 2 चरणों में होगा, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कितने चरणों में होगा, तो 2 चरणों में होगा। पहला चरण लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए है। पहले चरण में क्या होगा? लोकसभा विधानसभा के एक साथ चुनाव होंगे। उसके 100 दिन के बाद, 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भी कार्य होगा। यानी पहले चरण में लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद 100 दिन के अंदर जो पंचायत और नगर निगम इनके भी चुनाव, जिसको हम स्थानीय चुनाव बोलते हैं, वो करा लिए जाएंगे। मतदाता सूची क्या होगी? लोकसभा से लेकर के पंचायत तक एक ही मतदाता सूची होगी। कोविंद समिति की सिफारिशों को देखिए, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनकी सिफारिश पर ही ये एक राष्ट्र एक चुनाव बिल आया है। आपसे यदि पूछा जाए कि किस समिति की सिफारिश थी, तो जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं उनकी समिति की सिफारिश थी। इस सिफारिश को लागू करने के लिए एक कार्यान्वयन समूह बनाया जाएगा। नियत तिथि के बाद राज्य चुनावों द्वारा गठित सभी विधानसभाएं केवल 2029 में होने वाले आगामी आम चुनाव तक की अवधि के लिए होंगी। यानी उसके बाद 2029 के बाद क्या होगा? 2029 के बाद फिर पूरा प्रयास किया जाएगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव प्रारंभ कर दिया जाए। तो ये जो न्यूज़ है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कई सारी चीज़ें आपसे जो पूछने में आ सकती हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। चलिए अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण खबर की हम चर्चा करें। यहाँ समाचार पत्र में बीच बीच में एडवर्टीजमेंट्स और वैकेंसीज आती हैं। चलिए बात की जाए, भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ये ग्वालियर पहुंचे थे और ग्वालियर में इन्होंने जो विश्वविद्यालय है वहाँ का जीवाजी विश्वविद्यालय, तो जीवाजी विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया था? जीवाजी राव सिंधिया इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है।
तो जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो उपराष्ट्रपति के द्वारा प्रतिमा का। और किसकी प्रतिमा है? ये शिवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रतिमा आखिर किसकी है। चलिए नेक्स्ट चर्चा की जाए चंदेरी की। चंदेरी आपको मालूम होगा, ये अब जाना माना नाम है। स्त्री मूवी में चंदेरी की ही शूटिंग है। तो चंदेरी में इको रिट्रीट एक प्रारंभ कर दिया गया है, पूछ सकते हैं। और चंदेरी इको रिट्रीट क्या करेगा? पर्यटकों को क्या करेगा? चंदेरी की समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों से अवगत कराएगा। यानी ओवरऑल तो चंदेरी में टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि स्त्री मूवी से चंदेरी एक नेशनल लेवल पर सबके सामने आ चुका है, तो टूरिज्म के अट्रैक्शन के लिए इको रिट्रीट चंदेरी में प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ पर स्त्री सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे, जहाँ जिस लोकेशन पे स्त्री मूवी की शूटिंग हुई है वहाँ पे स्त्री सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क ने रचा इतिहास। कौन सा ग्लोबल स्किल पार्क है? संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। ठीक है, ये भोपाल में स्थित है। इन्होंने क्या किया है? वंदे भारत ट्रेन के लिए BHEL द्वारा सौंपे गए उच्च गुणवत्ता वाले बियरिंग पार्ट्स का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। तो बॉल बियरिंग, जो पहिए को घुमाने के लिए बियरिंग लगती है, आपको मालूम होगा बियरिंग, और इसके बीच में ये छर्रे रहते हैं, और बियरिंग के बेस पर ही कोई भी पहिया या घूर्णन गति बियरिंग के बेस पर ही होती है। तो वंदे भारत ट्रेन के लिए बॉल बियरिंग बनाने का जो काम था वो इस स्किल पार्क ने सफलतापूर्वक कर लिया है। स्किल पार्क का नाम क्या है? संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए, मऊगंज को नया जिला पहले ही बना चुका है, पहले ही बना दिया गया है। तो अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जन कल्याण पर्व चल रहा है, तो जन कल्याण पर्व के दौरान कई सारी घोषणाएं की जा रही हैं। तो 5041 करोड़ रुपए की सीतापुर हनुमाना सिंचाई परियोजना, इसका शिलान्यास रखा गया। ये जन कल्याण जो पर्व चल रहा है, जिसमें नई नई परियोजनाओं की घोषणा, नई नई योजनाओं की घोषणा की जा रही है, उनका शिलान्यास किया जा रहा है, और सरकार ने एक साल जो काम किया है उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। तो सीतापुर हनुमाना सिंचाई परियोजना 5041 करोड़ रुपए की, कहाँ से इसका शिलान्यास किया गया? ये मऊगंज से इसका शिलान्यास किया गया। चलिए नेक्स्ट बात की जाए तो मध्य प्रदेश के वनोपज और वन्य प्राणी हैं पहचान। और एक्चुअली क्या है, मध्य प्रदेश के भोपाल में क्या चल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय वन मेला चल रहा है। वन एवं राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ द्वारा 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का लाल परेड ग्राउंड भोपाल में 17 से 23 दिसंबर तक आयोजन किया जा रहा है। कुल मिलाकर के आपको जो न्यूज याद रखना है वो याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाए 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये आयोजित कहाँ किया जा रहा है? ये भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, मुख्यमंत्री ने सरसी पर्यटन केंद्र एवं रिसोर्ट का किया लोकार्पण। तो ये एक सरसी आइलैंड है एक्चुअली। तो शहडोल जिले के बाणसागर डैम में सरसी आइलैंड, इसका लोकार्पण समारोह था। और सरसी आइलैंड की जो तुलना की जा रही है, वो सरसी आइलैंड की तुलना विदेश से की जा रही है। और कहना चाहिए कि आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि जो सरसी आइलैंड है, सरसी आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो बाणसागर डैम में स्थित है। और जिला कौन सा है? ये जिला शहडोल है।
इसका लोकार्पण अभी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए बिजली की डिमांड का, कि बिजली की मांग और सप्लाई, सप्लाई और खपत दोनों का एक रिकॉर्ड बना गया है। क्या क्या बन गया है? सर्वाधिक बिजली की मांग का नया रिकॉर्ड 18 दिसंबर को प्रातः 9:34 पर बना, जब विद्युत की शीर्ष मांग कितनी पहुंच गई? 18,695 मेगावाट। यानी ये मध्य प्रदेश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी डिमांड थी, मांग थी किसकी? विद्युत की। कितनी? 18,695 18,695 मेगावाट। ठीक है, और ये कब हुई है? 18 दिसंबर को। और ऐसा ही एक रिकॉर्ड बना 17 दिसंबर को, सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति 3368.56 लाख यूनिट, यानी 3368.56 लाख यूनिट तो सप्लाई होती है वो यूनिट में होती है। 1 किलोवाट 1 यूनिट के अंतर्गत आता है। तो 3368.56 लाख यूनिट इसकी सप्लाई। ये दोनों ही ऐतिहासिक हैं। आज तक ना तो इतनी डिमांड हुई है और ना ही इतनी सप्लाई हुई है इलेक्ट्रिक की मध्य प्रदेश में। तो ये इसलिए ये डेटा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊर्जा का टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए ऊर्जा वाले टॉपिक में महत्वपूर्ण है ये। चलिए, प्रधानमंत्री 25 दिसंबर को खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का प्रारंभ करेंगे। तो ये 25 दिसंबर, हालांकि ये हो चुका है लेकिन आपको डेट याद रखना है, 25 दिसंबर को केन बेतवा लिंक परियोजना। और वो जो 17 दिसंबर मैंने अभी आपको डेट बताई थी वो क्या था? काली सिंध चंबल, ये जो परियोजना थी पार्वती काली सिंध पीकेसी चंबल परियोजना, वो डेट थी। चलिए अब हम बात करें किसकी? हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है 2.0, उसको लेकर के कुछ चीजें हैं। क्या क्या है? मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, यानी ग्रामीण अलग होती है, नगरीय अलग होती है, तो शहरी की बात की जा रही है। शहरी 2.0 ये प्रारंभ हो चुकी है। 10 लाख आवास बनाए जाएंगे। योजना में हितग्राहियों को 22,800 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री योजना में प्राथमिकता किसको मिलेगी? प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में विशेष वर्गों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। इसमें पीएम स्वनिधि योजना, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, सफाई कर्मी और झुग्गी बस्ती में रहने वाले परिवार सम्मिलित हैं। इनको प्राथमिकता मिलेगी, यानी पहले इनके मकान सैंक्शन होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल इनको ही बनाया जाएगा, इनके मकान पहले सैंक्शन उसमें होंगे। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में कितने बनाए जाएंगे? 10 लाख आवास बनाए जाएंगे। ये आपसे पूछने में आ सकता है 2.0 के लिए। और 1.0 की क्या स्थिति है? प्रथम चरण में 8,25,000 आवास बन चुके हैं, यानी प्रथम चरण का काम पूरा हो चुका है। कितने बन चुके हैं मकान? 8,25,000 हितग्राहियों को मकान दिए जा चुके हैं। तो ये दोनों जो डेटा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए तो देश का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया गया है। और कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में स्थापित किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें रिसर्च के लिए जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके सैंपल यहाँ पर रखे जाएंगे। ठीक है, इसमें टाइप 1 टाइप 2 और भी जो भी डायबिटीज़ के सैंपल्स होते हैं वो सैंपल कलेक्ट करके इसमें रखे जाएंगे। तो ये इस तरीके का पहला मधुमेह बायो बैंक है जो चेन्नई में स्टार्ट किया गया है, देश का पहला है ये। नेक्स्ट, जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। कौन? मिखाइल कावेला शिवली। मिखाइल कावेला शिवली ये जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त हो गए हैं। नेक्स्ट, अमेरिका में सहायक अटॉर्नी जनरल ये हरमीत ढिल्लो, ये भारत वंशी हैं, यानी
अमेरिकन नागरिक हैं लेकिन मूल रूप से भारतीय हैं। नाम क्या है? हरमीत ढिल्लो। क्या बना दिया गया है इनको? सहायक अटॉर्नी जनरल। न्याय विभाग में अमेरिका में सहायक अटॉर्नी जनरल ये काफी बड़ा पद होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं नए। पिछले कुछ समय से फ्रांस में प्रधानमंत्री को लेकर के काफी समस्या आ रही है। कौन से बन गए हैं? फ्रांसवा बायरू, यानी फ्रांसवा आप नाम देखेंगे तो फ्रांस से ही जुड़ा है। फ्रांसवा बायरू ये प्रधानमंत्री हैं नए। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो तो इमैनुअल मैक्रो ही हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से क्या हो रहा था, प्रधानमंत्री को लेकर के वहां पे समस्या आ रही थी, तो फ्रांसवा बायरू नए प्रधानमंत्री वहां पर बन चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, ये आपको मालूम होगा उमरिया जिले की जोतैयाबाई बैगा जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित थी बैगा चित्रकला के लिए, इनका निधन हो चुका है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि वो किस जिले से संबंधित थी, किस चित्रकला से संबंधित थी। ठीक है, पुरस्कार के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पद्मश्री इनको मिला हुआ था। तो जुदैया बाई जी बैगा का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा भारत यक्षगान, यक्षगान एक गायन की कला है। यक्षगान की पहली महिला भागवत या पहली महिला गायिका कौन? के लीलावती। यह यक्षगान जो गान होता है, गायन की शास्त्रीय कला है, उसकी पहली महिला गायक के लीलावती, इनका भी निधन हो गया है। हो सकता है आपसे इसके बारे में पूछा जा सके। बाकी जोतैया बाई जी बैगा ये काफी महत्वपूर्ण न्यूज है, ये आपसे पूछने में आ सकती है। नेक्स्ट बात की जाए, श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट की दूसरी महिला चीफ जस्टिस कौन बन गई हैं? मर्डू फर्नांडो। क्या नाम है इनका? मर्डू फर्नांडो। श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट की दूसरी महिला चीफ जस्टिस। पहली कौन थी? डॉक्टर शिरानी भंडार नायके। क्योंकि अभी ये लेटेस्ट में बनी है इसलिए इनका नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है नाम इनका? मर्डू फर्नांडो। चलिए नेक्स्ट बात की जाएगी, बीच में कुछ एडवर्टीजमेंट्स हैं यहाँ पर, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी इसमें आए हुए हैं, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर स्पोर्ट्स का जो सेक्शन है वो यहाँ पर बचा हुआ है। चलिए स्पोर्ट्स की चर्चा करें तो स्पोर्ट्स में महिला हॉकी जूनियर एशिया कप भारत ने लगातार दूसरी बार जीता है। ठीक है, कहाँ खेला गया था? ओमान में खेला गया था। तो फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। पेनल्टी शूटआउट वही है जो चक दे इंडिया में आपने लास्ट में देखा था। ठीक है, एक एक खिलाड़ी को गोल करने का मौका मिलता है, वो पेनल्टी शूटआउट कहलाता है। तो पेनल्टी शूटआउट में चीन को हरा दिया 3-2 से। कौन सा टूर्नामेंट है? महिला हॉकी जूनियर एशिया कप। दूसरी बार जीत लिया है भारत ने, यानी ये 2024 का है, तो 2023 का भी भारत ने, ये लिखा है 2023 में भी भारत ने यह खिताब जीता था। चलिए नेक्स्ट बात की जाए तो टैग बॉल चैंपियनशिप। देखिए टैग बॉल एक खेल होता है। टैग बॉल में एक राउंडेड टेबल होती है। टेबल टेनिस और फुटबॉल उस राउंडेड टेबल पर, ठीक है, इस टाइप से शेप टेबल होती है और इस टेबल पर फुटबॉल से खेला जाता है। यानी आप टेबल टेनिस प्लस फुटबॉल, यानी टेबल टेनिस की टेबल ले लें और कमरा भी टेबल टेनिस का लेना, लेकिन टेनिस की बॉल की जगह फुटबॉल को कर लें तो उस तरीके से वो खेला जाता है। टैग बॉल एक खेल है। तो वो विश्व चैंपियनशिप है, ये भारत के खिलाड़ियों ने जीती है। भारत के अनस बेग और डेक्लान गोंजाल्विस की जोड़ी ने टैगबॉल विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो गोल्ड मेडल नहीं है, एक्चुअली क्या है, कांस्य पदक है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है। कौन कौन है? अनस बेग और डेक्लान गोंजाल्विस। और खेल का नाम क्या मैंने आपको बताया? टैग बॉल। तो टेबल टेनिस प्लस फुटबॉल यानी कि टैग बॉल।
चलिए नेक्स्ट देखा जाए, फीफा पुरस्कार। फीफा यानी कि जो फुटबॉल की संस्था है, फीफा ने वर्ष 2024 के वार्षिक पुरस्कार घोषित कर दिए हैं। यानी इसमें आपको दो चीजें याद रखना है, 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी और 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार। फीफा का पुरस्कार याद रखना है क्योंकि ये पूछने में ज्यादा आता है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी विनीसियस जूनियर, ये कहाँ के हैं? ब्राजील के हैं। क्या नाम बताया इनका? विनीसियस जूनियर, ये लिखा हुआ है विनीसियस जूनियर। ब्राजील के किसी खिलाड़ी को पहली बार मिला। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एटाना बोनामाटी, कहाँ की हैं? स्पेन की हैं। तो ब्राजील और स्पेन, ब्राजील के कौन से हो गए? विनीसियस जूनियर, जूनियर भी याद रखेंगे तो याद हो सकता है। और स्पेन की महिला खिलाड़ी एटाना बोनामाटी, आप अकेला बोनामाटी याद रख लेंगे तो भी याद हो सकता है आपको। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन? फीफा 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुष, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर महिला। नेक्स्ट, भारत वर्ष 2025 में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। यह भी एक महत्वपूर्ण न्यूज है। तो हो सकता है प्रश्न ये पूछा जाए कि विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर प्रतियोगिता की मेजबानी या ये जो प्रतियोगिता है 2025 में कहाँ की जाएगी? तो भारत में ये प्रतियोगिता की जाएगी। पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। आर अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, ये पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। जो बॉलर है आर अश्विन, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं। यानी सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में हमारे यहाँ जो विकेट लिए हैं वो अनिल कुंबले ने लिए हैं। और दूसरे नंबर पर किसका नाम आता है? आर अश्विन का है, बॉलर हैं और अब ये रिटायर हो चुके हैं। नेक्स्ट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है। मुंबई ने दूसरी बार जीता खिताब। कौन सी ट्रॉफी है क्रिकेट की? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। घरेलू क्रिकेट की सबसे बड़ी 2020 प्रतियोगिता, यानी ये घरेलू राष्ट्रीय क्रिकेट है। आईपीएल हटा दें, हम यहाँ पे आईपीएल प्रोफेशनल में आ जाता है। तो घरेलू क्रिकेट है, उसकी 2020 की सबसे बड़ी प्रतियोगिता। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है कि जो घरेलू क्रिकेट है उसकी 2020 की सबसे बड़ी प्रतियोगिता कौन सी है? तो वो कौन सी है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये किसने जीती है? मुंबई ने। और फाइनल मुकाबले में मुंबई ने मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराया है। तो मध्य प्रदेश इसमें रनर अप रहा है। और पिछले वर्ष भी मध्य प्रदेश फाइनल में पहुंचा था लेकिन हार गया था। तो मुंबई जीत गया है मध्य प्रदेश को हरा करके। कौन सी ट्रॉफी? सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी। चलिए, भारत के जो नीरज चोपड़ा जी हैं, इनकी जो जर्सी है ये एथलेटिक्स विरासत संग्रह में सम्मिलित हो गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था विश्व एथलेटिक्स ने भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की जर्सी को विश्व एथलेटिक्स विरासत संग्रह में सम्मिलित कर लिया है। ठीक है, नीरज चोपड़ा का नाम विश्व में सभी लोग जानते हैं, जाने माने खिलाड़ी हैं। तो इनकी जो जर्सी है उस जर्सी को विश्व विरासत संग्रह में सम्मिलित कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। चलिए, इसके बाद फिर इसमें कुछ और नहीं है। तो ये जो सबसे लेटेस्ट रोजगार निर्माण था ये कंप्लीट हुआ। इसमें जो भी मैंने आपको न्यूज़ बताई हैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण है उसे आपको अच्छे से कंटेस्ट कर लेना है। उसको आप लिख करके रख सकते हैं। आपको नोट्स बना लेना चाहिए, मैं बार बार यही कहता हूँ। नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ताकि हम प्रीलिम्स के पहले उसे अच्छे से रिवीजन उसका कर सकते हैं। जल्दी ही नए लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।